इसके बाद नीचे सोर्स बी है, द रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट जेन पॉल। ठीक है, जेन पॉल मारट, इन्होंने अपनी एक जो न्यूज़पेपर थी जिसका नाम था द फ्रेंड ऑफ द पीपल, उसमें इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था नेशनल असेंबली में, उसके बारे में इन्होंने बोला, द टास्क ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू द रिच, द लॉट ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। तो ये जो टास्क है, किस चीज का टास्क, कि लोगों को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये टास्क तो अमीरों को दे दिया गया है। तो जो इतने सारे जो गरीब लोग हैं उनकी बात कौन सुनेगा। ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय द पीसफुल मीन्स अलोन, हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए कभी भी पीस यानी कि शांति का तरीका कभी भी उसको उसके राइट्स नहीं दिलवा पाएगा। हमारे पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि किस तरीके से ये जो वेल्दी लोग हैं, मतलब ये जो वेल्थ होती है, ये इन्फ्लुएंस करती है लॉ को, यानी कि अमीर लोग और अमीर लोगों का पैसा किस तरीके से लॉ में आके काम करने लग जाता है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए, मतलब दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है। लेट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम, and when they are managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of the wealth. आगे वो कह रहे हैं कि इस लॉ को तब तक हम लॉन्ग लास्ट करने देंगे जब तक कि लोग तैयार हैं इसको ओबे करने के लिए, यानी कि मानने के लिए। जब लोग इसको तैयार नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये नेचुरल, ये सारे क्या हैं, वो राइट्स हैं जो कि इंसान को उसके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। लेकिन ये जो लॉ है ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, बाय द रिच पीपल, बाय द वेल्दी पीपल। तो उसी पे उन्होंने ये जो कमेंट किया है ना, वो उसी के रिगार्डिंग किया है कि ये जो सारे लॉ हैं ये तब तक लास्ट करेंगे जब तक लोग तैयार होंगे इसको ओबे करने के लिए। When they have managed to cast off the yoke of the aristocrats, they will do the same to the other owners of the wealth. और जब ये लोग इस तरह, मतलब जब ये जो गरीब लोग हैं ये इस काबिल हो जाएंगे कि वो क्या करें, इन एरिस्टोक्रेट्स का जो ये जो प्रभुत्व है उसको खत्म करने में जब वो कामयाब हो जाएंगे, तो दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ द वेल्थ। तो ये बाकी जो ओनर्स हैं वेल्थ के, उनके साथ भी ये यही व्यवहार करेंगे। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूज पेपर, कौन सा, हाँ, लामी डू प्यूपल, विच मीन्स द फ्रेंड ऑफ द पीपल। ठीक है, समझ में आया? इस पेज में कोई डाउट तो नहीं है? तो इस पूरे पेज में विच मीन्स कि हमने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स पढ़े कि कौन कौन से राइट्स हैं जो कि ह्यूमन, मतलब जो होने चाहिए हर एक ह्यूमन के पास हैं। ये ऐसे राइट्स हैं जो कि इनएलाइनेबल है, यानी कि ऐसे राइट्स जो कि किसी भी व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। और ये जो स्टेट है उसका काम क्या है कि इन राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने दिया है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, है ना, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो उस टाइम पे थे और इनके कुछ मीनिंग्स हैं। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द मेन एंड वुमेन इन द 18th century could not read or write. So the images and the symbols were frequently used instead of the printed words to communicate important ideas. The printing by Lee Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. ठीक है, तो पहला है broken chain, पहला सिंबल है। तो ये जो चेन है वो कौन सा है, the chain were used to flattered slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. broken chain को वैसे देख के पता चल रहा है कि कोई चीज चेन से छूट गई है, फ्री हो गई है ना। तो ये जो सारे सिंबल्स थे ना, ये इमेजेस और सिंबल्स, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते थे किस चीज में, प्रिंट वर्ड्स में, ताकि लोग अपने आइडिया को कम्युनिकेट कर पाए, है ना। तो क्योंकि रीजन क्या था इन सिंबल्स को बनाने का, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि मेजॉरिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन 18th century could not read or write, है ना। तो ये लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो उन लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, अपने विचार कैसे पहुंचाएंगे, उनके साथ क्या जाति हो रही है ये सिर्फ वो समझते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे भी नहीं है और ना उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो वो एरिस्टोक्रेट के प्रति आवाज़ कैसे उठाएंगे। तो इन सिंबल्स का यूज़ किया जाता था उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाँ, ये सिंबल्स क्यों इंपॉर्टेंट थे और ये क्यों यूज़ किए जाते थे।
इसलिए यूज़ किए जाते थे बिकॉज जो उस टाइम पे लोग थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो उनसे अपने आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए इन सिम्बल्स का यूज़ किया जाता था। तो जो पेंटिंग थी ली बार्बर के द्वारा उसमें उन्होंने बहुत सारे सिम्बल्स का यूज़ किया गया है ताकि वो ये बता पाएँ कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हैं, तो उन्होंने ये सिम्बल्स बनाने शुरू कर दिए। तो जो ब्रोकन चेन है वो किसी स्लेव के फ्री होने को दर्शा रहा है। उसके बाद है द बंडल ऑफ रोड्स एंड फैसेस, वन रॉड कैन इजिली बी ब्रोकन बट नॉट इन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन द यूनिटी। अब देखो ये बात क्या है, वो हमने पढ़ी ना हमेशा से कि यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, है ना, विच मीन्स कि अगर हम एक रहेंगे, मतलब अगर अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे हैं, अगर हमारे अंदर यूनिटी है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वही सेम मैसेज यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे अगर एक अगर स्टिक होगा तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर बंडल ऑफ स्टिक्स है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा तीसरा जो सिंबल है वो क्या है, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर द नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ द इग्नोरेंस। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में आंखें हैं और साइड में इन्होंने ना छोटी छोटी लाइंस बनाई हुई हैं जो कि रेज को दर्शा रही हैं। हाँ, तो ये जो आई है ना, आई ऑफ द ट्रायंगल, ये क्या दर्शा रहा है कि ये जो है आई वो स्टैंड कर रही है नॉलेज के लिए, कि ये ऑल सीइंग आई है, यानी कि ये आंखें सब कुछ देख रही हैं। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ द इग्नोरेंस, और ये जो सूरज की रोशनी है ये सारी इग्नोरेंस को, सारी अज्ञानता को दूर कर देगी, यानी कि अब जो समय आ रहा है वो सारी प्रॉब्लम्स को, सारी अज्ञानता को खत्म कर देगा। इस रेवोल्यूशन के बाद सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। स्केप्टियर, स्केप्टियर क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से रॉयल पावर थी वहाँ पे, मतलब ये एक सिंबल है रॉयल पावर का, और रॉयल पावर किस तरीके से लोगों को कर रही है। हाँ, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल इट फॉर्म अ रिंग, जो स्नेक है वो अपनी ही टेल को बाइट कर रहा है, काट रहा है, और वो इस तरीके से क्या बना रहा है, एक रिंग का सिंबल बना रहा है। द सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नीदर बिगनिंग नॉर द एंड। ये सिंबल ऑफ एटर्निटी है, यानी कि ना कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़, क्योंकि जो रिंग होता है उसकी कभी नहीं होती है, तो उसकी कोई बिगनिंग भी नहीं होती, कोई एंडिंग भी नहीं होती है। रेड फ्रैगियन कैप, ये कैप क्या, कैप वर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ये वो कैप है जो कि एक स्लेव के द्वारा पहनी जाती है या पहनी गई होगी उस वक्त में, जो कि दिखा रहा है कि आफ्टर बिकम, मतलब अपॉन बिकमिंग फ्री, मतलब जब वो फ्री हो गया है तो वो ये कैप पहन सकता है। बिकॉज वहाँ पे जो स्लेव थे उनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता था, तो उनको सारी मतलब कैप पहनना या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एरिस्टोक्रेट से संबंधित है, उनको वो चीज़ करनी अलाउड नहीं थी। नेक्स्ट सिंबल क्या है, ब्लू वाइट रेड। ये क्या शो कर रहा है, द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस, फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। नेक्स्ट इज द विंग्ड वुमेन, यहाँ पे एक वुमेन है जो कि एल्जिन जैसे बिल्कुल लग रही है कि एंजल है। ये वुमेन है जिसके विंग्स हैं और हाथ में क्या है, एक तलवार नहीं है, एक ये स्टिक है। तो ये दिखा रहा है द विंग्ड वुमेन इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ को दर्शा रहा है कि जो लॉ है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लॉ का पर्सोनिफिकेशन यानी कि लॉ को एक व्यक्ति के रूप में दिखाना कि कानून कैसा है, तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो लॉ को कानून, मतलब कानून को एक व्यक्ति के रूप में दर्शाना कि एक जो कानून है ये एंजल के रूप में आया है कहीं ना कहीं, बिकॉज पहले के जो कानून थे वो सारे स्लेव्स और थर्ड स्टेट के खिलाफ थे, अब जो आया है वो सबके हित में है, इसलिए एंजल है। और ऊपर से इसके हाथ में जो स्टिक है वो इस चीज़ को दर्शा रही है कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करवाएंगे। द नेक्स्ट इज द लॉ टैबलेट। अगला जो है वो है लॉ टैबलेट। द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड द ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये जो लॉ टैबलेट है ये क्या शो कर रही है कि ये जो लॉ है वो सबके लिए समान है, एक जैसा है, और सारे लोग लॉ के सामने एक जैसे हैं। इसका मतलब ये कि लॉ सबके लिए बराबर है। अगर किसी एरिस्टोक्रेट ने कुछ गलती की है तो उसको भी उतनी सज़ा मिलेगी जितनी एक थर्ड स्टेट के पीपल को मिलेगी, और सारे जो लोग हैं वो लॉ के सामने बराबर है, यानी कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं लॉ के सामने नहीं जाऊंगा, मैं इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस जगह से या इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट इज
फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. क्या है? The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia. तो क्या होता है कि ये जो सिचुएशन थी फ्रांस में, ये कंटिन्यू टू बी टेंस, यानी कि परेशानी वाली सिचुएशन, ये मतलब ये जो दौर था ये काफ़ी वक्त तक ऐसे ही चलती रही कुछ फॉलोइंग ईयर्स में। जबकि लुईस 16 जो था वहाँ पे, उसने एक साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन, किसके साथ? सीक्रेट नेगोशिएशन उसने कर ली थी किंग ऑफ प्रूशिया के साथ, यानी प्रूशिया का जो राजा था उसके साथ वो नेगोशिएशन करने को उसने तैयार हो गया था और उसने सीक्रेट नेगोशिएशन कर ली थी उसके साथ। जबकि इधर उसने हामी भर दी थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा, मैं नेशनल असेंबली को मानूंगा और मेरी जो पावर है वो लिमिट कर दी जाएंगी, है ना। लेकिन इसके बाद भी इसने पीठ पीछे सीक्रेटली उसके साथ नेगोशिएशन करनी शुरू कर दी ताकि मैं कैसे इस नेशनल असेंबली को ख़त्म कर पाऊँ। Rulers of the other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taken place and since the summer of the 1789. अब क्या होता है कि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं फ्रांस के आसपास, वो भी इस बात को, मतलब उनके जो राजा थे वो भी इस बात को देख के बहुत परेशान हो गए कि अगर यहाँ पे ये चीज़ हो गई है तो कहीं हमारे राज्य में भी ना हो जाए, फिर हमें भी प्रॉब्लम आएगी और हमें भी हटा दिया जाएगा राज्य के पद से, हमारी पावर्स को लिमिट कर दिया जाएगा। लोगों में अगर ये गुस्सा आ गया तो फिर लोग हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो इस बात को जानते हुए उन्होंने मतलब सीक्रेटली प्लान बनाया और उन्होंने क्या सोचा कि हम ट्रूप्स को, यानी कि आर्मी को भेज देंगे ताकि वो इस सारे इवेंट को रोक पाए, जो भी इवेंट हो रहा है वहाँ पे, और क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को पुट डाउन कर दे, यानी कि कम कर दे, ख़त्म कर दे। There since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. तो ये 1789 का समय था। अब इससे पहले कि ये लोग ऐसा कुछ कर पाते, असेंबली ने ये वोट कर दिया कि वो वॉर कर रहे हैं, किसके लिए? प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वो युद्ध कर रहे हैं 1792 में। मतलब उसके कितने साल बाद? 1789 में ये हुआ, 1991, 92 में उन्होंने, मतलब जब तक ये लोग इधर से आर्मी भेजते इन्होंने ही बोल दिया कि हम ही युद्ध कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ये तो इन्होंने जो किया था 1789 का जब वो किया था, तो 4 साल तक वॉर नहीं हुई, मतलब वोट किया कि फिर लड़ाई कर रहे हो तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये लोग इन्होंने सीक्रेटली ऐसा प्लान बनाया था, ठीक है। देयर से यहाँ पे लिखा है ना कि इन डेवलपमेंट इन फ्रांस मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकन प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो इन लोगों ने सीक्रेटली ये प्लान बनाया कि 1789 के समर से ये सारी चीज़ें जो होती आई हैं ना, इनको हम ख़त्म कर देंगे। मतलब जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितना भी लोगों ने नेशनल असेंबली बनाया है, उसमें टाइम लगा था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और भी जो चीज़ें हुई हैं ना, 2 बिलियन लीवर तक उन्होंने जब्त कर लिया था वेल्दी पीपल से। तो ये सारे डेवलपमेंट जो भी हुए हैं अभी तक, उसको हम ख़त्म कर देंगे। और वो कैसे करेंगे कि हम उनके पास आर्मी अपनी भेज देंगे। अब ये लोग ऐसा कुछ कर पाते, बिफोर दिस कुड हैपन, उन्हीं लोगों ने उल्टा इनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी नेशनल असेंबली में। ये लोग इससे पहले कि कुछ कर पाते उन्होंने ही कर दी। उनको ये पता है कि ये जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया का जो राजा है वो हमारे किंग को कहीं ना कहीं भड़का रहा है। Thousands of the volunteers thronged from the provinces to join army. They saw this is a war of the people against the kings and the aristocracies in all over Europe. And among the patriotic song they sang, the song was the Marseillaise, composed by the poet Roger de Leslie. ठीक है, it was sung for the first time by the volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name. अब क्या है कि इन लोगों का ये मानना था, नेशनल असेंबली के लोगों का ये मानना था कि हमने जो वॉर कर रहे हैं, ये वॉर हम एरिस्टोक्रेट्स के विरुद्ध कर रहे हैं। हमें सारे एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना है, वो भी अपने देश से नहीं, पूरे यूरोप से ख़त्म करना है। ये प्रॉब्लम हमें, हर एक इंसान की जो प्रॉब्लम है ना, ये अमीर लोगों के साथ, ये हमें ख़त्म करनी है। उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब क्योंकि जब इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया तो बहुत सारे वॉलंटियर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि आर्मी का हिस्सा नहीं है लेकिन आर्मी में
युद्ध करने के लिए आर्मी के साथ चले गए, ठीक है, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि ये जो वॉर है, लोगों को ये लगता था कि ये जो वॉर है, जैसे हमें लगता है ना कभी कभी कि हम सच और झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो जब आपको अंदर से फीलिंग आती है तो आपको गिल्ट भी फील नहीं होता है ना। अगर कोई इंसान ये सोचे कि कल को कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं हमारे इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसके खिलाफ मतलब जो भी उसको लगे कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो समझेगा कि वो पैट्रियाटिक है ना। वैसे इस जगह पे इस सिचुएशन में ये पैट्रियाटिक ही थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग गरीबों की सुन रहे थे, अमीरों की नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अमीर इनके ऊपर ज़्यादतियाँ करते जा रहे थे। तो इनका ये मानना था कि हम लोग पैट्रियाटिक हैं और हमारे ये जो युद्ध है वो किसके खिलाफ है, ये किंग के खिलाफ है, ये एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है, हमारे राजा के खिलाफ है, अमीरों के खिलाफ है, और ये पूरे यूरोप में है, ठीक है। अमंग द पैट्रियाटिक, उस टाइम पे बहुत सारे पैट्रियाटिक सॉन्ग गाए गए, जिसमें से एक सॉन्ग था मरसाइल। मरसाइल जो था वो इसलिए था क्योंकि ये जो पोएट थे रॉजर डी लेस्ले, इन्होंने कंपोज किया था, और ये पहली बार संग हुआ था जब, मतलब पहली बार गाया गया था जब जो वॉलंटियर्स थे वो मरसाइल से मार्च करके पेरिस जा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम, इस सॉन्ग का नाम ही मरसाइल्स रख दिया गया। द मरसाइल्स इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और मरसाइल्स अब क्या है, आज के फ्रांस का नेशनल एंथम है, ठीक है। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्राउट लॉसेस एंड द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल, और ये जो वॉर हुआ ना, इसने बहुत सारे लॉसेस यानी कि बहुत सारा नुकसान लेके आया। वो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी बहुत आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान गई इसमें। इकोनॉमिकली भी फ्रांस थोड़ा वीक हो गया, ठीक है, पैसों की तंगी हो गई। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। अब इन जितने भी घरों में जो आदमी थे वो सारे तो चले गए युद्ध पे लड़ने के लिए, तो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, औरतों के ऊपर आ गई कि वो कमाएगी भी, घर का काम भी करेगी, अपने बच्चों को भी संभालेगी, और घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसकी भी देखभाल करेगी। मतलब सारा काम, मतलब अपनी पूरी फैमिली को देखना, पैसे कमाना, ये सारा टास्क किसके ऊपर आ गया, वुमेन्स के ऊपर आ गया। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society, and the political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss the government policies and plans and their own forms of action. अब बहुत सारे लोगों को ये मानना था कि जो रेवोल्यूशन है ये और आगे चलना चाहिए, बिकॉज 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन्होंने बनाया है उसमें भी, क्योंकि तुमने पढ़ा था उसमें उन्होंने लिखा है ना कि जो सबसे ज़्यादा हाई टैक्स पेयर होगा वही जाएगा नेशनल असेंबली में, और जो नेशनल असेंबली में जाएगा फाइनली उसी की बात चलेगी। तो कहीं ना कहीं फिर सारी पावर घूम फिर के किसके पास आ गई, रिच लोगों के पास आ गई ना, तो इससे प्रॉब्लम थी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारी पॉलिटिकल राइट्स है ये किसको मिल रही है, सिर्फ रिचर सेक्शन को मिल रही है, गरीबों को नहीं मिल रही है। तो जो पॉलिटिकल क्लब्स थे वो इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट बन गए, मतलब ऐसे पॉलिटिकल क्लब वहाँ जगह जगह होते थे, वहाँ पे लोग रैलियाँ निकालने लग गए, ठीक है, रैलिंग पॉइंट बन गया वहाँ पे, जो कि डिस्कस करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसी को, गवर्नमेंट के प्लान्स को और उनके अपने एक्शन को, कि वो इसके खिलाफ क्या सोचते हैं और वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स, और इन सब में सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्लब जो था वो कौन सा था, जैकोबिन क्लब था, which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। और इस क्लब का नाम जैकोबिन कैसे पड़ा, क्योंकि इसका जो नाम था वो किससे पड़ा, वो सेंट जैकब जो पेरिस में है कॉन्वेंट, उनके ऊपर इनका नाम जैकोबिन पड़ा, इनके क्लब का नाम बेसिकली, जो कि पेरिस में था। Women too had been active throughout this period from their own clubs. Section of the 4 of this chapter will tell you more about the activities and the demands। अब यहाँ पे जो औरतें थी यानी कि जो महिलाएं थी वो भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी, और ये जो सेक्शन 4 है इस चैप्टर का वो हमें बताएगा किस तरीके से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, कितना स्ट्रगल वुमेन ने किया था इस टाइम पे, तो उन्होंने भी बराबर की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी इसमें निभाई थी, ठीक है। पूरे रेवोल्यूशन में वो बहुत एक्टिव रही थी जितनी भी वुमेन्स हैं, और उन्होंने अपने खुद के क्लब्स भी बनाए थे, और उनकी एक्टिविटीज़ और डिमांड्स भी थी जो कि हम सेक्शन 4 में पढ़ेंगे। The members of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous section of the society।
अब जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन थे? ये मेंबर वो लोग थे जो कि ज़्यादा प्रॉस्परस यानी ज़्यादा अमीर नहीं थे। ये लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते थे। इनमें छोटे छोटे दुकानदार यानी कि स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिस्टियंस है ना, शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये सारे लोग आते थे जो कि बहुत कम कमाते हैं और बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं। सर्वेंट्स हो गए या फिर डेली वेज वर्कर हो गए, ये इनके मेंबर हुआ करते थे। इनके जो लीडर थे उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है। लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। और जैकोबिन के बहुत सारे लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया? कि वो जो हाँ, कि ज़्यादातर ये जो डॉक वर्कर्स पहनते थे ना लंबी ट्राउजर्स, तो ये लोग भी वही पहनेंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनेंगे जो कि डॉक वर्कर्स पहनते हैं। दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। और ये अपने आप को ये ऐसा क्यों पहनना चाहते थे? बिकॉज ये अपने आप को फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से अलग करना चाहते थे, खासकर नोबल से अलग करना चाहते थे जो कि नी ब्रीचेस ही पहनते थे। ठीक है। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ। तो ये जो मैंने तुम्हें बताया इनका जो नाम था वो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। तो ये बेसिकली ये रिलीजन वहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी, तो उसका वो था। ठीक है, मतलब उनके उसके नाम पे पड़ा हुआ था ये, तो वहाँ से उन्होंने अपना नाम उठाया जैकब से जैकोबिन। ठीक है। अभी तक मैंने जितना बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है? डॉक वर्कर्स थोड़े वो होते हैं जो कि गरीब तबके के होते हैं, जो कि मतलब बेसिकली वहाँ पे फ्रांस में क्या था कि जैसे आज के टाइम पे जो जीन्स पहन रहे हैं, जो लॉन्ग ट्राउजर्स पहन रहे हैं, उस टाइम में जो मजदूर होते थे वो पहना करते थे, बिकॉज उनके कपड़े ज़्यादा गंदे होते थे और उनको ज़्यादा अपने आप को कवर करने की ज़रूरत होती थी। और जो उल्टा जो अमीर लोग होते थे वो थोड़े ऊपर, मतलब उनके कपड़े थोड़े डिफरेंट थे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम डॉक वर्कर जैसे कपड़े पहनेंगे। बेसिकली ये जो डॉक वर्कर्स होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, सामान लोडिंग का और अपलोड मतलब वो काम करते हैं, बेसिकली मजदूर। तो ये लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उन्होंने सोचा कि हम भी वैसे ही पहनेंगे, बिकॉज ये अपने आप को फैशनेबल होने से अलग करना चाहते थे। बट इसमें हर तरह के लोग थे, इसमें गरीब तो थे ही, बट इसमें शॉपकीपर्स भी थे, आर्टिस्टियन भी थे, शू मेकर भी था, वॉच मेकर, प्रिंटर्स है ना, सर्वेंट, डेली वेज वर्कर, तो इसमें हर तरह के लोग थे। लेकिन ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं थे नॉबल्स की तरह, ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं थे। बट हाँ, ये लोग उस सेक्शन से अलग करके दिखाना चाहते थे खुद को, ताकि इनकी जो बात है ना वो भी उनके उसमें सुनी जाए, समझी जाए। ठीक है।